हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीएससी को ध्यान में रखते हुए आकार आईएएस की टेस्टिस को हम लगा रहे हैं। आज की हमारी टेस्टिस जो होने वाली है पॉलिटी राज्य व्यवस्था संविधान से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्टिस है। इसके पहले भी हमारी कई टेस्टिस आपकी आ चुकी हैं और इस चैनल पर अगर आप देखोगे तो एग्जाम पीटा करंट अफेयर्स, परीक्षा धाम करंट अफेयर्स, सिलेक्शन तक की बुक एमपीजीके की, परीक्षा धाम एमपीजी की बुक जो हम बहुत सारी कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाके जो है देख सकते हो। और आज की जो पॉलिटी की टेस्टिस होने वाली है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि पॉलिटी की टेस्टिस आपके एग्जाम में देखा जाए तो क्वेश्चन भर भर के आते हैं और कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इंपॉर्टेंट भी है। इसकी पीडीएफ अगर अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। यूपीएससी नेट ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहाँ ऐप पर जाना है, टेस्टिस वाले सेक्शन में, वहां से आप टेस्टिस डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह जो है निकाल सकते हो। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको जो है क्लियर दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि संविधान सभा के चुनाव जो है कब संपन्न हुए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे बात की जाए तो आपका ऑप्शन रहेगा कि भारत की संविधान सभा का चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुआ था। 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा की चुनाव जो है संपन्न हुए थे। अब इसमें देखो, अब इसमें भी अगर बात की जाए, संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी 1946 में ही। उस चुनाव के बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, पहली बैठक जो आपकी थी वो 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई। इसके बाद इसके बाद आप सभी को पता होगा कई सारी बैठकें हुई थी, लेकिन संविधान सभा का चुनाव जो संपन्न हुआ था जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। कुल सदस्य प्रारंभिक तौर पर बात की जाए तो 389 थे। प्राइमरी सेक्टर पर बात किया तो 389 थे। लेकिन जब विभाजन हो गया, जब विभाजन के होने के बाद जो है आपके सदस्यों की बात की जाए तो 299 सदस्य जो है बचे हुए थे। अब 299 जो सदस्य बचे थे वह आपके चुनाव ब्रिटिश प्रांतों से अगर बात की जाए तो ब्रिटिश प्रांतों से 296 बचे थे। वहीं बात की जाए भारतीय कांग्रेस पार्टी से इसमें 207 थे, याद रखिएगा। और आपके मुस्लिम लीग से 73 थे और निर्दलीय एवं कुछ अन्य थे, वो आपके 16 सदस्य थे। तो इस तरीके से 299 आपके जो है सदस्य थे, ध्यान रखना है। जो चुनाव हुए थे ब्रिटिश प्रांतों से वो 296 सीटों पर चुनाव जो है किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पर अंतिम मतदान किस तारीख को हुआ। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पर अंतिम मतदान है वह किस तारीख को हुआ था तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पर अंतिम जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, व्यापक विचार विमर्श हुआ और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा में छोटी समिति में सदन समिति एवं मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके अध्यक्ष की बात करें तो बी पट्टाभी सीता रमैया थे, जो कि सदन समिति एवं मुख्य आयुक्त प्रांतों की अध्यक्ष के रूप में इनको जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य जो है नहीं थी। विजय लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, लीला राय, अरोड़ा आसिफ अली। तो अरोड़ा आसिफ अली इसकी सदस्य नहीं थी, जबकि विजय लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी और लीला राय संविधान सभा की महिला सदस्य के तौर पर इनको जाना जाता है। वहीं बात की जाए और भी महिलाएं थी, है ना, कई सारी महिलाएं थी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन कितने गवर्नरों के प्रांतों द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन रहेगा 11। 11 गवर्नरों के प्रांतों के द्वारा जो है क्या किया गया था, चयन जो है किया गया था, या सीटों में सदस्यों का चयन जो है किया गया था। जिसमें 11 में बात किया तो आपका मद्रास का नाम आता है, मद्रास के बाद बंबई का नाम आता है, बंबई के बाद बंगाल का नाम आता है, इसके बाद संयुक्त प्रांत का नाम आ जाता है, पंजाब का नाम आता है, बिहार का नाम आ जाता है, मध्य प्रांत का नाम आता है, असम का नाम आता है, उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत का बॉर्डर का नाम आता है, सीमा पश्चिमी प्रांत वाला, सिंध का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। और आपका अंतिम में उड़ीसा का नाम आता है। तो ये 11 गवर्नरों के प्रांतों के लिए जो है संपन्न चुनाव किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को सदस्यों की संख्या क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य, गलत ऑप्शन कौन सा है। मध्य प्रांत एवं बरार की सदस्यों की संख्या 17 थी, ये तो करेक्ट है। ग्वालियर रियासत के सदस्यों की संख्या 4 थी, ये भी करेक्ट है। भोपाल रियासत के सदस्यों की संख्या 1 थी, ये भी करेक्ट है। इंदौर रियासत के सदस्यों की संख्या की बात करें 2 नहीं थी बल्कि 1 थी। कितना थी, 1 थी। तो ऑप्शन कहेंगे डी वाला गलत था। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के सुलेखक कौन है। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक की बात की जाए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेखक के रूप में जो है इनको जाना जाता है। संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में शामिल कौन नहीं है बात की जा रही है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं,
जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस स्थिति में राष्ट्रपति के पद को रिक्त जो है माना जाएगा? तो ऐसी कौन सी स्थिति बन जाए जब राष्ट्रपति के पद को रिक्त माना जाएगा? विदेश यात्रा पर जाने पर नहीं माना जाता है, राष्ट्रपति का इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपना, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही रहेगा कि भाई जब इस्तीफा सौंप दिया उपराष्ट्रपति को तो पद रिक्त हो ही जाएगा। राष्ट्रपति का आदेश के द्वारा अपने कर्तव्यों का निलंबन, ये कोई पद रिक्त की दशा नहीं है। राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री के समर्थन वापस लेना भी कोई रिक्ति की दशा नहीं है। लेकिन अगर मान लो इस्तीफा दे दिया तब जो है पद रिक्त हो जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में विवादों के निपटान का जो अधिकार है वह किसके पास होता है? तो अगर चुनाव में विवादों का निपटान करना हो तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के पास जो है जाता है आर्टिकल 71 के तहत। आर्टिकल 71 के तहत आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट या फिर उपराष्ट्रपति जो भी दोनों होते हैं, इन चुनाव संबंधी विवाद होता है, अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चुनाव आयोग का कोई काम नहीं होता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में कौन सा कथन असत्य है? गलत ऑप्शन की बात की जा रही, कौन सा है? राष्ट्रपति मृत्युदंड माफ कर सकता है, बिल्कुल बात ठीक है। राष्ट्रपति सैन्य मामलों की सजा को बदल सकता है, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति राज्य कानूनों के अंतर्गत मृत्युदंड के अतिरिक्त अपराधों में क्षमादान नहीं, ये सभी में दे सकता है, तो ऑप्शन कहेंगे सी वाला गलत है। राष्ट्रपति दंड को कम भी कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। और जो राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल 72 के तहत जो है रखी गई है। चलिए नेक्स्ट आता है, राष्ट्रपति के चुनाव की सुरक्षा राशि कितनी है? तो 15,000 रुपए राष्ट्रपति के चुनाव की सुरक्षा राशि के तौर पर जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राष्ट्रपति के अध्यादेश को संसद द्वारा अस्वीकार करने पर क्या प्रभाव होता है? तो अगर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को संसद द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, वह तुरंत ही समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? तुरंत समाप्त हो जाता है। और जो अध्यादेश राष्ट्रपति का होता है वो आर्टिकल 123 के तहत जो है देखने को मिलता है। राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की योग्यता का जो उल्लेख है आर्टिकल 58 में जो है उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति के 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, उच्च नैतिक और संवैधानिक स्थिति को सुनिश्चित करने वाला हो, तो वह क्या होता है? आपकी राष्ट्रपति की योग्यता होती है। 59 में क्या है? राष्ट्रपति के वेतन भत्तों के बारे में, शर्तों के बारे में बात की गई है। 60 में राष्ट्रपति क्या लेता है? शपथ के बारे में बात की गई है। और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में जो है बात की गई है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है? उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सेम है, 35 वर्ष है। बस बात वही है कि कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, 35 वर्ष हो और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचन मंडल है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 66 में वर्णित है, अनुच्छेद 66। प्रधानमंत्री को हटाने का एकमात्र संवैधानिक तरीका क्या है? अगर प्रधानमंत्री को हटाना है तो एकमात्र तरीका क्या है? प्रधानमंत्री को हटाने का एकमात्र तरीका आर्टिकल इसमें 75 के क्लोज 3 में बताया गया है। क्या माध्यम है? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव अगर आ जाता है तो प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। और मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को देगा और यह किस आर्टिकल में बात की गई है? तो आर्टिकल 78 में बताया गया है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की निर्णय की सभी जानकारी राष्ट्रपति को देगा, यह 78 के बारे में कहा गया है। 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के बारे में राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए होगी। 75 में बताया गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। और 77 में बताया गया कि भारत सरकार की कार्य संचालन संबंधित सरकार के सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायी किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायी की बात करें तो 75 के क्लोज 3 के तहत जो है आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? जैसे प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को हटवा सकते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक है। मंत्री को हटाने का औपचारिक आदेश राष्ट्रपति जारी करता है, ये भी कथन सही है, तो दोनों सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे बात किया है, मंत्री अपने व्यक्तिगत विभाग के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संविधान में स्पष्ट लिखा नहीं, इससे स्पष्ट नहीं लिखा है, या देखिए संसदीय प्रणाली में ये आता है ना, तो आप कहेंगे ये गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है, भारत के महान्यायवादी की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, वह भारत का महान्यायवादी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। वह संसद का सदस्य होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि होना ही चाहिए,
तो ये गलत है। आर्टिकल महान्यायवादी की बात करें तो 76 के तहत जो है आर्टिकल है, केवल ऑप्शन ए वाला यहाँ पर भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है, भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्रवाई में विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो 88 आर्टिकल 88 के अंतर्गत महान्यायवादी को विशेषाधिकार जो है मिलता है कि वह किसी भी सदन की बैठक में, संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मताधिकार नहीं कर सकता, ये याद रखना है। भारत के नवीन संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? देखो कितना पुराना क्वेश्चन पूछा है। 28 मई 2023 को भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जुलाई 2025 में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत हुए हैं? तो जुलाई 2025 में राज्यसभा में 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया था और ये आर्टिकल 80 के तहत जो है नामित की जाते हैं, है ना? आर्टिकल 80 के तहत नामित की जाते हैं। 4 व्यक्तियों की बात करें तो हर्षवर्धन, उज्ज्वल, मीनाक्षी और सीसरा नंदन मास्टर, ये 4 व्यक्ति राज्यसभा में मनोनीत जो है राष्ट्रपति के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, शून्यकाल पहली बार संसदीय कार्रवाई में कब आरंभ किया गया? तो शून्यकाल, है ना, जीरो हावर की बात की जा रही है कि जीरो हावर पहली बार कब आपका आया था संसदीय कार्रवाई में? तो 1962 1962 में शून्यकाल को पहली बार, भारत चीन जब युद्ध चल रहा था उसी दरमियान इसको अनौपचारिक रूप से जो है प्रक्रिया को बनाया गया था। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को अगर भंग करना हो तो किसके पास शक्ति है? आप कहेंगे राष्ट्रपति के पास शक्ति है। धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिन पर तक विचार कर सकती है? कोई मनी बिल है, कौन सा बिल है? मनी बिल है। और मनी बिल पर की बात की जा रही है कि भाई मनी बिल पर राज्यसभा कितने दिन तक विचार कर सकती है? केवल 14 दिनों तक विचार कर सकती है, या तो उसको विधेयक में संशोधन करके या विधेयक को उसी तरह वापस लौटाना होता है, और नहीं लौटाएगा तो यह पारित मान लिया जाएगा। वित्तीय अधिकार के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा असंगत है, मतलब कि असंगत मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है? जैसे आर्टिकल 112 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब कि बजट के बारे में बात की गई, ये करेक्ट लिखा है। अनुच्छेद 113 में मांगों पर अनुदान के बारे में बात है, करेक्ट है। अनुच्छेद 117 के क्लोज 1 में धन विधेयक की प्रस्तुति के बारे में, करेक्ट है। अनुच्छेद 266 में आकस्मिक निधि नहीं, आकस्मिक निधि नहीं है। आकस्मिक निधि की बात किया तो आर्टिकल आपकी 267 के अंतर्गत आती है, ना कि आपके 266 के अंतर्गत। तो ऑप्शन यहाँ पर जो कौन सा हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन गलत है। आकस्मिकता निधि, इमरजेंसी जो फंड होता है वो 267 के अंतर्गत आता है। असुमलित पहचानिए, मतलब कि एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है, पहचानना है। जैसे लोक लेखा समिति जो होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं, करेक्ट है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, बिल्कुल ठीक है। नियम समिति केवल राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं। नियम समिति में सभापति जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष के मामले में होता है, राज्यसभा के सभापति जो है नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे लोकसभा के होंगे, ना कि राज्यसभा के, तो डी ऑप्शन यहाँ पर असंगत है। नेक्स्ट आता है, कौन सा प्रावधान केवल नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? केवल नागरिकों के लिए, तो आर्टिकल 15 की यहाँ बात की जाए, आर्टिकल 15 की बात की जाए, क्या कहता है? नागरिकों, किसी राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो केवल 15 एक ऐसा आर्टिकल है जो आपके केवल भारत के नागरिकों के लिए प्रावधान करता है। हालांकि और भी मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30, ये आपके 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल और केवल नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। अनिवार्य सेवा को किस परिस्थिति में अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं माना जाता है? आपदा प्रबंधन की अगर स्थिति आ जाती है तो अनिवार्य सेवा को जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 30 के तहत। आर्टिकल जो 30 है उसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार जो है बात सामने आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ सम्मिलित करना है, केस है, और दूसरी तरफ क्या है? सिद्धांत की स्थापना है, ठीक है। और यहाँ पर बात की गई है कौन सा सही है। तो मेनका गांधी केस की बात किया है तो मनमानी के विरुद्ध नियोजित प्रक्रिया से संबंधित है। केशवानंद भारती केस की बात की जाए तो मूल संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। मिनर्वा मिल्स केस की बात किया तो मौलिक अधिकार और निर्दिष्ट तत्व के समन्वय से संबंधित है। रोमेश थापर केस की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? इन चारों में मौलिक अधिकार की बात की जा रही है, कौन सा नहीं है? तो समानता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ही मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब आपका आर्टिकल 301 के तहत जो है अब रख दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा ऑप्शन असत्य है, मतलब गलत यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा है?
नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी को आइलैंड के संविधान से लिया गया है, करेक्ट है। इसका उल्लंघन होने पर न्यायालय में सीधे याचिका दायर नहीं की जा सकती है, ये भी ठीक है। ये मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता रखते हैं, ये भी करेक्ट है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में इन्हें बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया है, नहीं, ये आपका सही है। जबकि यहाँ पर मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता रखते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन जो है डी वाला, सी वाला यहाँ पर जो है गलत है, क्योंकि नीति निर्देशक जो है मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता जो है नहीं रखते हैं, याद रखिएगा। तो ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है गलत है। नेक्स्ट आता है, कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, बात की जा रही है आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 47 गांधीवादी अधिकारों पर आते हैं। जैसे 40 में बात किया तो ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है ना, ग्राम पंचायत के बारे में बात की जाती है। वहीं 40 अगर 3 में बात की जाए तो आपकी 43 में कुटीर उद्योग के बारे में बात की जाती है। 47 में अगर बात किया तो नशीले पदार्थों के प्रतिबंध पर जो है बात यहाँ पर की जाती है। वहीं अगर बात किया 47 में, तो 44 में बात की जाए तो 44 में यूजीसी समान नागरिक संहिता के बारे में बात की जाती है, तो यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 39 के घ, है ना, 39 के घ में जो है आपके समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन 1 और कथन 2 है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है इसकी बात की जा रही है। जैसे मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक संवैधानिक दायित्व को परिभाषित करते हैं, बिल्कुल ठीक बात की जा रही है। कथन 2 कहता है, संविधान कहता है कि इन कर्तव्यों के पालन एवं उल्लंघन पर विधिक नहीं, दंड अनिवार्य नहीं बताया गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, बी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए किस मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य के किस आर्टिकल में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की बात की गई है? आर्टिकल 51 के क्लोज का के झा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट आता है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा ऑप्शन असत्य, मतलब कि गलत ऑप्शन कौन सा है? बर्मा संधि का संबंध मौलिक कर्तव्य से है, बिल्कुल ठीक है। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ मतलब कि यूएसएसआर से लिए गए थे, करेक्ट है। मौलिक कर्तव्य के गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव जो है दिया था, ये भी ठीक है। मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रीय के शब्द का उल्लेख है, नहीं, मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रीय के शब्द का उल्लेख नहीं है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट का उपचारात्मक याचिका सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? सुप्रीम कोर्ट का उपचारात्मक याचिका सिद्धांत की बात की जाए तो रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा से जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस मामले में थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ तो याद आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट का किस प्रकार का अधिकार क्षेत्र राज्यों के बीच विवाद से संबंधित है? तो विशिष्ट मूल अधिकार क्षेत्र जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में विवाद से संबंधित देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट के किन मामलों में सीधे विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर सकता है? सीधे विचार कर सकता है तो किसी भी न्यायालय या अधिकरण के आदेश के विरुद्ध जो है आपके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जो है जा सकते हो। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश ने कब शपथ ग्रहण की है? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत में 24 नवंबर 2025 को जो है आपके 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की गई थी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत के द्वारा। कौन थे? सूर्यकांत के द्वारा शपथ ग्रहण को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पहली वकील हैं जिनकी सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ऐसी कौन सी सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? इंदु मल्होत्रा हैं। कौन है? इंदु मल्होत्रा हैं। सुप्रीम कोर्ट का गठन आधिकारिक रूप से कब किया गया? भाई सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की जा रही है, आधिकारिक रूप से कब किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में, कब? 1950 में 28 जनवरी 1950 को, अगर प्रॉपर याद करना हो 28 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से गठन जो है किया गया था। आर्टिकल 144 के तहत 124 के तहत इसका गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा ऑप्शन अशुभलित मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हीरालाल जी कानिया थे, करेक्ट है। सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश बाई वी चंद्रचूड़ रहे हैं, करेक्ट है। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश की बात पट्टाभिषेक नहीं, भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले जो है कमल नारायण सिंह है। क्या नाम है? कमल नारायण सिंह। ये सबसे कम समय तक इनका कार्यकाल रहा है, तो सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इनका कार्यकाल केवल 17 दिनों तक का रहा था, याद रखिएगा। प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, ये भी ऑप्शन सही है। कौन सा अनुच्छेद हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों पर सुप्रीडेंट की शक्ति देता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 227, आर्टिकल 227 के तहत यह आता है।
न्यायिक समीक्षा भारत में कहाँ से उद्भूत सिद्धांत है? न्यायिक समीक्षा भारत से जो है अमेरिकन मॉडल से ली गई है। कहाँ से? न्यायिक समीक्षा अमेरिकन मॉडल से ग्रहण की गई है, याद रखिएगा। 50 क्वेश्चन लगा लिए, अभी 50 क्वेश्चन और बाकी हैं। जल्दी से चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ में आपके ग्रुप्स में ऐड हो गए तो शेयर वगैरह कर दिया कीजिए। ऐप आ गया है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पर यूपीएससी नट, उससे डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड चीज, यहाँ पर टेस्ट सीरीज हो गया, मल्टीपल कोर्सेज हो गया, लॉन्च हो चुके हैं, ज्वाइन कर सकते हो। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। यह सिद्धांत किस संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया है? यह संशोधन जो है, मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है संसद द्वारा किया जा सकता है, और यह जो है आपका इसमें 24 संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में एंग्लो इंडियन नामित सदस्यों को समाप्त कर दिया है? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो आपका आया था, 19 वाला, उसमें जो है एंग्लो इंडियन को नामित करने का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है कि अब नॉमिनेट जो है व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अनुच्छेद 368 के 2 की विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति कब आवश्यक होती है? तो आप कहेंगे संघ राज्य संबंधों के मामले में अगर प्रावधान बदलना हो तो आपका राज्यों की सहमति आवश्यक होगी, साथ में विशेष बहुमत की भी आवश्यकता पड़ती है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया किस भाग में निहित है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया की बात की जा रही है, तो आर्टिकल की अगर बात किया तो आर्टिकल 368 के तहत आती है, और अगर भाग की बात किया तो भाग एक्स एक्स, कौन सा भाग एक्स एक्स के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों में मतभेद होने पर अंतिम निर्णय कौन और किस प्रकार के पास होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के अगर मतभेद हो जाता है तो इसका निर्णय जो है बहुमत से लिया जाता है, याद रखिएगा। इसमें बहुमत से लिया जाता है। आर्टिकल बात की जाए तो टू आर्टिकल की बात किया तो 324 क्लोज 2 के तहत यह व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक तरफ आयोग है, दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद है, और यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन की बात किया तो संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाए, संघ लोक सेवा आयोग की बात की तो आर्टिकल यह 315 में है। किसमें? 315 में, तो गलत है। वित्त आयोग की बात की जाए अगर, तो वित्त आयोग की बात किया तो आर्टिकल 279 में नहीं बल्कि 280 में है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जाए तो आपका आर्टिकल 338 खा में है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात अगर की जाए तो केवल 338 में नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक का के तहत जो है आता है। ऑप्शन जो है ये भी आपका गलत है, ये गलत है, ये गलत है। केवल ऑप्शन सही जो है आपका सी वाला था। नेक्स्ट आता है नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग की जो स्थापना है वो जनवरी 2015 में की गई थी, बिल्कुल ठीक है। नीति आयोग के कार्य क्षेत्र कृषि, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास एवं नगरीकरण का प्रबंधन करना होता है, करेक्ट है। नीति आयोग में प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 3 सदस्य होते हैं। तो भाई ये तो गलत ऑप्शन हो गया, है ना, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन जो है तीसरा वाला गलत है, क्योंकि अधिकतम 4 सदस्य होते हैं, ना कि 3 सदस्य होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन जो है सी वाला होगा, तीसरा वाला गलत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात की जा रही है, बात किया एक संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय है क्या? यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो ये गलत हो गया। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, या फिर जब तक उनकी उम्र 7 वर्ष की ना हो जाए तब तक रहता है, बिल्कुल करेक्ट है। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, ये भी गलत है। तो पहला तीसरा गलत है, केवल ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ पर आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? नियंत्रक परीक्षक लेखक के बारे में बात की जा रही है, तो आर्टिकल 148 में क्या प्रावधान है? तो 148 में जो आपके कार्य एवं शक्तियां हैं, तो ये तो आपकी नहीं है ना। 148 में क्या है? भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक की स्थापना नियुक्ति से संबंधित है, तो हम कहेंगे स्थापना नियुक्ति से संबंधित है। 149 में बात किया है तो इनके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बात की गई है, तो आप कहेंगे, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। आर्टिकल 151 में बात किया तो अंकेक्षण प्रतिवेदन से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 150 की बात की जाए तो आपका वेतन भत्तों से संबंधित नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन जो है आपका सी वाला केवल सही है, बाकी ऑप्शन गलत थे। अधिकार संशोधन अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग कब संशोधन किए गए थे? तो याद की जा रही है सूचना के अधिकार अधिनियम, है ना। तो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग में 2019 में जो है कुछ संशोधन किए गए थे, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो आर्टिकल 155 के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट जो है करता है। नेक्स्ट बात की जा रही है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक पर अगर पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार आता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है। इसमें 200 के, और 200 के एक के अंतर्गत तो तब हो जाता है जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर देता है? विचार के लिए रख देता है। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल की बात कही जाए, निरंजन नाथ वांचू हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल जो राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री भी रहे हैं? राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री भी रहे, एक तो आपके केसी रेड्डी हैं, दूसरे आपके राम नरेश यादव हैं, तीसरे आपकी आनंदीबेन पटेल हैं। रामेश्वर ठाकुर का ऐसा संबंध नहीं है, तो 1, 3, 4 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, जो राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो एकमात्र ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं? बलराम जाखड़। कौन है? बलराम जाखड़ है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री की शक्तियों के संबंध में सही नहीं है, मतलब कि गलत है? तो मुख्यमंत्रियों की शक्तियों के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल को सलाह देना है, बिल्कुल ठीक है। मंत्रियों को विभागों का वितरण करना है, ये भी ठीक है। विधानसभा भंग करने का आदेश नहीं, विधानसभा भंग करने का आदेश नहीं दे सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन जो है सी वाला यहाँ पर क्या है? गलत है। राज्य के मंत्रियों की पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो गोपनीयता के संबंध में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का राज्य के मंत्रियों के बारे में बात की जा रही है, किस आर्टिकल में है? 164 के क्लोज 3 के अंतर्गत जो है रखी गई है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने अपनी आत्मकथा लिविंग एन एरा लिखी है? लिविंग एन एरा किसके द्वारा? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी का जन्म किस राज्य में हुआ? प्रकाश चंद्र सेठी का जन्म की बात किया तो राजस्थान राज्य में हुआ है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में किन मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया? तो इनमें से ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है? तो बाबूलाल गौर। बाबूलाल एक ऐसे व्यक्ति है जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया, जबकि अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा और दिग्विजय सिंह के बीच में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह कहाँ के राज्यपाल थे? तो आप कहेंगे पंजाब के राज्यपाल ये रह चुके थे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पद पर कितनी बार नियुक्त किए गए हैं? तो 4 बार ये नियुक्त किए गए हैं। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो पहली बार 2005 से लेके 2008 के बीच में, इसके बाद 2008 से लेके 2013 के बीच में, इसके बाद 2013 से लेके 2018 के बीच में, और 2018 से क्या 2020 से लेके आपके 2023 के बीच में। तो 4 बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सीट के लिए किन जिलों की संपूर्ण सीट एसटी कोटे के लिए रिजर्व है? तो किन क्षेत्रों की है? तो एक तो झाबुआ की है, दूसरा बड़वानी की है, चौथा आपकी डिंडोरी की है। तो झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी ये 3 ऐसे जिले हैं जहां विधानसभा सीट एसटी के लिए संपूर्ण सीट जो है रिजर्व करनी रखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि मध्य प्रदेश के नए विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधानसभा भवन जिसके वास्तुकाल चार्ल्स कोरिया थे, इसका उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 1996 किया गया, 1996 को जो है किया गया था, 3 अगस्त 1996 को। 3 अगस्त 1996 को इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के वास्तुकाल चार्ल्स कोरिया थे, इसका उद्घाटन किया गया था। राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है? राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या संबंधी प्रावधान आपके आर्टिकल बात किया तो आर्टिकल 170 में आते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे विधानसभा अध्यक्ष कितनी बार नियुक्त किए गए? तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं पंडित कुंजीलाल दुबे। विधानसभा अध्यक्ष कितनी बार नियुक्त किए गए हैं? तो 3 बार इनको जो है चुना गया है, 3 बार, 1956 से 57, 57 से 62, 62 से 67। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन नहीं थे? तो इनमें से बात किया, विष्णु विनायक सरवटे उपाध्यक्ष रह चुके हैं, आनंद सदाशिव पटवर्धन भी रह चुके हैं, राजेंद्र सिंह भी रह चुके हैं, जबकि कृष्णपाल सिंह की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष जो है नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के पद पर श्रीमती जमुना देवी कितनी बार पद ग्रहण किया है? तो प्रोटेम स्पीकर के पद पर जमुना देवी ने 2 बार, कितना 2 बार पद को ग्रहण किया हुआ है। एक तो 2003 में, फिर आपका 2009 में। तो 2003, 2009 दोनों याद कर लो। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कार्यकाल कब से कब तक था? तो पहली विधानसभा कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से लेकर मार्च 1957 तक था, डी ऑप्शन सही है। पंडित
रविशंकर शुक्ला इसके पहले मुख्यमंत्री थे। प्रोटेम स्पीकर काशी प्रसाद पांडे थे। चलिए, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन है, मतलब कि विपक्ष का नेता कौन है? तो आप कहेंगे उमंग सिंघार। श्री उमंग सिंघार जो है 16वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश 16वीं विधानसभा में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित की गई हैं? तो आप कहेंगे 27 महिलाओं का निर्वाचन जो है किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी की महिला विधायकों की संख्या की बात किया इसमें 6 है। कांग्रेस की पार्टी की महिला संख्या की बात किया तो 6 है, टोटल आपका 27 है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी से 21 हो जाती है। बीजेपी से अगर बात किया तो 21, तो टोटल 27 हो गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नागपुर से जबलपुर जो है स्थानांतरित किया गया था? तो किस धारा के तहत किया गया था? 49 क्लोज 1 के तहत किया गया था। कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भव्य भवन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी इरविन ने मध्य प्रदेश विधान उच्च न्यायालय के जो डिजाइन है वो आपका किया था। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं? तो भारत के 6वें नंबर के उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन रही हैं? तो आपकी सरोजिनी सक्सेना। कौन है? सरोजिनी सक्सेना मध्य प्रदेश की पहली महिला जज चुनी गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? कौन नहीं रहे बात की जा रही है? तो ऑप्शन कहेंगे जगदीश प्रसाद शर्मा रहे, शरद अरविंद बोबड़े रहे, टील नागू रहे, जबकि दीपक मिश्रा की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश है मध्य प्रदेश की नहीं रहे हैं, याद रखिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, प्रावधान है और एक तरफ आपके अनुच्छेद है, कौन सा प्रावधान किस चीज से संबंधित है? जैसे बात किया है ग्राम सभा की बात किया तो आर्टिकल 243 ए से संबंधित है। फिर स्तरीय पंचायत की बात किया तो आर्टिकल 243 बी से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात किया तो 243 के से संबंधित है। वित्त आयोग पंचायत की बात किया तो आर्टिकल 243 आई से संबंधित। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत आते हैं, इनको याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित कुछ प्रावधान। जैसे नगरपालिका गठन की बात किया तो आर्टिकल 243 क्यू में आता है। नगरपालिका की शक्तियों के बारे में बात किया है तो आपकी 243 पी में आती है। नगरपालिका की संरचना के बारे में बात किया तो 243 आर में आती है। और आपकी वार्ड समितियों की बात किया है तो 243 एस से संबंधित है, याद रखिएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक 1993 के बारे में। एक तरफ कार है और एक तरफ समय है, कौन सा सम्मिलित सही है इसकी बात की जा रही है? तो विधेयक का लागू होना 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक 1993। तो ये डी ऑप्शन आपका सही है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत थे। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विकास के लिए काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय सुधार समिति का जो गठन है कब किया गया था? 15 सदस्यीय सुधार समिति गठन जो है 1957 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब लाया गया, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश के स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान जो है किया गया है? तो 2007 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज संशोधन लाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में ग्राम में और आपके स्थानीय निकायों दोनों ही जगह आपकी जो है पंचायत में और आपके स्थानीय निकायों में 50% जो है आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। मध्य प्रदेश में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो जबलपुर में सबसे पहले 1864 में स्थापित जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? एक तरफ नगरीय निकाय है, दूसरी तरफ अधिकतम वार्ड है। जैसे बात की जाए अगर यहाँ पर नगर पंचायत का नाम आए तो 15 से 40 होते हैं, 30 नहीं होते हैं। तो 15 से आप कहेंगे 40 प्रावधान है। नगर पालिका की बात अगर की जाए तो नगर पालिका में 15 से 40 होते हैं, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। नगर निगम में बात की जाए तो नगर निगम में 40 से 70 होते हैं, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन जो है दूसरा और तीसरा सही है और पहला वाला गलत था, जो कि मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17 है। अब 17 की बात किया तो बुरहानपुर, रतलाम, खंडवा, उज्जैन, जबलपुर, देवास, कटनी, इंदौर, भोपाल, सागर, सतना, ग्वालियर, रीवा, सिंगरौली, मुरैना, छिंदवाड़ा और आपका सबसे अंतिम वाला भिंड है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2010 में। कब किया गया था? 2010 में। मध्य प्रदेश के सीएम हेल्पलाइन 181 की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 31 जुलाई 2014 को। 31 जुलाई 2014 को सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत जो है की गई है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के सुशासन स्तंभ के बारे में कौन सा मिशन शामिल किया गया है? तो मिशन जनगण। कौन सा? मिशन जनगण को शामिल यहाँ पर किया गया था। 2023 के अंतर्गत 4 स्तंभ में आते हैं: सुशासन, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा भौतिक अधोसंरचना।
मध्य प्रदेश में एमपी ऑनलाइन की सुविधा कब से प्रारंभ की गई है? तो आप सभी ने सुना होगा एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश में यह सुविधा जो है कब से प्रारंभ की गई? तो आपकी एमपी ऑनलाइन सुविधा जुलाई 2006 से शुरुआत जो है की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? तो अटल बिहारी वाजपेयी नीति विश्लेषण संस्थान की बात की जाए तो आपके वैसे तो भोपाल में यहाँ पर अगर बात की जाए, लेकिन याद रखिएगा आपकी अटल बिहारी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान की बात की जाए तो आपकी जबलपुर, है ना? जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में बात किया तो भोपाल में स्थापित किया गया है और इसको 2007 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में साइबर तहसील संपूर्ण जिलों में कब लागू किया गया? साइबर तहसील संपूर्ण जिलों में बात किया है फरवरी 2024 में। फरवरी 2024 में साइबर तहसील को लागू जो है किया गया है। तो यहाँ पर आज हमने अपने 100 क्वेश्चनों को आकर के लगाए हैं जो कि पॉलिटी के थे, इंपोर्टेंट थे। अब इसी तरह हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो हम नेक्स्ट फिर टेस्ट में 100 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। एक दिन में 2 वीडियो आ रही हैं तो ज़रूर देखते रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में इसकी पीडीएफ वगैरह आपको डाउनलोड करना है तो यूपीएससी नेट हमारा ऐप आ चुका है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसी की पीडीएफ नहीं और भी एग्जाम्स की पीडीएफ जो है आपको सारी मिल जाती है, ऐप पे जाके आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। आज ही समाप्त करेंगे, वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।